बिछने लगी बिसातें चुनावी मंच तैयार है। बिछने लगी बिसातें चुनावी मंच तैयार है। किरदार में दिखने लगते हैं जो अच्छे अदाकार हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपने रातों रात देख लिया होगा। अब उसके बाद भोरे भोर में हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो आपको अलर्ट कर देगा और सोचने के लिए भी अब तैयार कर देगा कि चुनाव की तैयारियों में आपका योगदान जो बड़ा है वो कैसे आप निभाएंगे। निश्चित रूप से आप लगातार देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से लगातार नई नई जो बातें हैं वो सामने रखी जा रही हैं। कैसे चुनाव संपन्न कराए जाएंगे उसके एक मॉडल को आपके सामने रखा जा रहा है और उस मॉडल पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों से विचार भी लेता आ रहा है। इन सब के बीच में चुनावी रण में उतरने के लिए राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी विसात बीत चुकी है और तैयारियां हर तरफ से आपको देखने को मिल रही होंगी। इन सब के बीच में जो चुनावी खिलाड़ी हैं, चुनावी मंच पर जिन्हें अपना प्रदर्शन करना है, वो अपने अपने किरदार में लौटने लगे हैं। इन सब में कुछ चीजें हैं जो लगातार आपके सामने हमने रखा है और कई ऐसी बातें हैं जो असमंजस की स्थिति में थी। आप सोचते थे कि आखिर जो हम बातें कह रहे हैं वो कैसे होगी, लेकिन अब जैसा कि नजर आ रहा है कि उन बातों पर धीरे धीरे करके मुहर लगनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि किस तरह से एनडीए एक बार फिर से पलड़ा इधर से उधर और उधर से इधर हो रहा है। वो आपने बंदर और बिल्लियों वाली कहानी सुनी होगी कि पलड़ा जब इधर झुकता था तो क्या होता था, जब उधर झुकता था तो क्या होता था और अंत में क्या कुछ हुआ। यानी कि आपने दो बिल्लियों की लड़ाई में देख लिया कि किस तरह से बंदर ने, ये एक उपमा है, इसे आप किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ें, एक कहानी है जिसे इस संदर्भ में रखना बहुत जरूरी था। चुनाव में बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारे गठजोड़ होते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन को दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा करके एक साथ लाया जाता है। ये लगातार ये सब चीजें आप देखते आ रहे हैं और इन सब पर हम चर्चा करने बैठे भी नहीं हैं। आज जो हमारा विषय है वो विषय है कि आखिर महागठबंधन सारी दूरियों और सारे मनमुटाव के बाद एकजुट होने के लिए पटना में आ गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बैठकें होती थी, दिल्ली में तैयारियां होती थी, लेकिन बिहार का बैठक, बिहार के चुनाव में बिहार की राजधानी पटना में होने लगा है और जितने भी दिग्गज नेता हैं वो पटना आने लगे हैं। महागठबंधन के स्वरूप को लेकर के काफी कुछ चिंताएं थी, लेकिन अब बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी और तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के लगातार कई तरह की बातें आ रही थी और इसमें जीतन राम मांझी लीड रोल में थे। मेन रोल में जीतन राम मांझी ने जिस तरह से महागठबंधन को हिला डुला के रखा था और लगातार ये पता नहीं चलने दे रहे थे कि इस कहानी का अंत कहां होगा, लेकिन आखिरकार आप जानते हैं कि मेन रोल में यदि विलेन हो जाए तो क्या होती है उस कहानी का अंत। हम जीतन राम मांझी को विलेन नहीं कह रहे हैं, हम उनके शब्दों के चयन को लेकर के और परिस्थितियों को लेकर के ये बातें कह रहे हैं कि जिस तरह से वक्त वक्त पर महागठबंधन को हिला डुला करके उन्होंने देखने का काम किया और प्रेशर पॉलिटिक्स की। उस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जीतन राम मांझी को अपनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब महागठबंधन के स्वरूप का लगभग खुलासा हो चुका है और इस खुलासे में सबसे बड़ा जो रोल है वो निभाया है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने। हालांकि इससे पहले मुकेश सहनी ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में अपने भूमिका को निभाया। आपको बता दें कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी फिल्म में या कहानी में जब आप सीरियल्स देखते हैं तो अचानक से कोई ऐसा आ जाता है जो उस कहानी को पूरी तरह से मोड़ देता है। यही हुआ। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे जैसे ही महागठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति बनने लगी और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, उस समय आपको याद होगा कि महागठबंधन के तरफ से जब खुद मैंने मुकेश सहनी का इंटरव्यू लिया था तो मुकेश सहनी ने
क्या कुछ कहा था। सीधे तौर पे मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं और कोई है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन के हिस्सा हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि युवा नेतृत्व की जरूरत है और युवा नेतृत्व में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उन सारे अर्हता को पूरा करते हैं। महागठबंधन के पिलर के रूप में, महागठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तेजस्वी यादव सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के लीडर वही हैं। आपको ये सुन करके स्पष्ट तौर पे लगा होगा कि किस तरह से सारी स्थितियां परिस्थितियां सामने आई थी। हमने जब उनसे कई तरह की बातें पूछी, हमने ये भी पूछा था कि आखिर आपने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के आपके फैसले भी हो चुके हैं तीनों के बीच, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बातें हुई ही नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हम एक मजबूत विकल्प के रूप में बिहार की जनता के सामने अपने आप को रखें और बिहार की जनता जो चाहती है, जिस तरह की सरकार चाहती है, वैसी सरकार हम दें और एक योजनाबद्ध तरीके से हम बिहार का विकास करें, जिसमें पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो और बुजुर्गों के लिए हर तरह की सुविधा के साथ साथ महिलाओं के लिए भी बड़े अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि एक व्यवसायी के तौर पे मैंने अकेले जो शुरुआत की, क्या हम बिहार में उस तरह की शुरुआत नहीं कर सकते? संभावनाएं अपार हैं, पर उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। और साफ तौर पे उन्होंने एक महागठबंधन में बात तो रख दी थी, सोच रख दिया था और उस सोच को धीरे धीरे अब गति मिलने लगी है। उसके बाद आपको हमने बताया था कि किस तरह से आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड कहे जाने वाले माधव आनंद ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई जिच नहीं है, तेजस्वी यादव के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि सभी को सम्मानजनक सीटें मिलें और सम्मान के साथ एक स्वर में सभी बोलें, क्योंकि बातें इधर उधर होने से, बातों में अंतर पड़ने से सामंजस्य की कमी नजर आती है और इससे इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है। इसलिए हर किसी को अपनी बात रखने से पहले पूरा सोच समझ के और महागठबंधन के भविष्य को देखते हुए, मजबूती और एकता को बनाए रखते हुए कोई भी बयान आने चाहिए। इन बातों के बाद सबसे बड़ा रोल निभाया तब सोनिया गांधी ने, और उसके बाद राहुल गांधी ने तो पिछले कुछ दिनों में अपने हाथ में बिहार का कमान लेकर के पूरी स्थिति ही बदल दी और राजनीतिक माहौल को पूरे सरगर्मी के साथ साथ महागठबंधन की एक स्वर में एकता के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, जो बयान जारी किए, उस बयान ने पूरे महागठबंधन के स्वरूप को बदल दिया। और अब स्थिति ये है कि महागठबंधन एक बड़े फैसले के लिए पटना में जुट रहा है। इन सब बातों के बीच में हमने आपको साफ तौर पे कहा था कि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं, उस स्टैंड को लेकर के महागठबंधन की बात छोड़िए, एनडीए के लोगों को पता नहीं कि क्या कुछ होने वाला है और एनडीए के तीनों दल आपस में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करके भी असफल हो जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि महागठबंधन किस करवट बैठेगा। और तेजस्वी यादव ने जो साफ स्टैंड ले लिया है, सीधा स्टैंड लिया है कि वो कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, ये बातें निश्चित रूप से एनडीए के लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी। इसमें कहीं ना कहीं योजना लालू प्रसाद की थी और उस लालू प्रसाद की योजना को अब एग्जीक्यूट करने का पूरी तरह से बीड़ा जो है वो कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस के पास विकल्प की कमी है, विकल्प की कमी तो आरएलएसपी के पास भी है, और खास करके वीआईपी और मुकेश सहनी की बात करें तो वो अब सीधा स्टैंड ले चुके हैं। उन्हें पता है कि उधर मारा मारी ज्यादा है। चिराग पासवान ने जिस तरह से सीटों को लेकर के हंगामा खड़ा कर रखा है और जिस तरह का सिर्फ उसके पीछे का कारण, जो कुछ भी कर रहे हैं चिराग पासवान, उसके पीछे का कारण सिर्फ सीट है और एक सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2015 में जिस तरह से 3 दलों ने मिलकर महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का समझौता किया था, उसी तर्ज पर 2020 में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का समझौता हो और उन्हें 40 से ऊपर की सीटें मिले।
ये शायद हो कि नहीं हो, पर इसने महागठबंधन को जरूर अलर्ट कर दिया और महागठबंधन के लोग आपस में सीट शेयरिंग का समझौता करेंगे, ये भी बात अब सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल लगातार बैठकों का दौर करेंगे और बैठकों के दौर के बाद हालांकि शक्ति सिंह ने सीट शेयरिंग समझौते को लेकर के इनकार भी किया है, लेकिन उनकी बैठकें और उनका मिलना जुलना लगातार बड़े नेताओं से जारी है। मदन मोहन झा से हमारी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि वो पार्टी और संगठन की बातें कर रहे हैं। 243 सीटों पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और एक मजबूत विकल्प पैदा किया जाए, ये बातें वो सोच रहे हैं और उनकी पार्टी भी सोच रही है। अभी उन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं। हाँ, उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे कहा कि महागठबंधन ही एक विकल्प है जो बिहार को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि शिक्षा से लेकर के रोजगार तक, रोजगार से लेकर के अस्पताल तक, अस्पताल से लेकर सुरक्षा तक, इन सारी जगहों पर फेल है नीतीश कुमार। 15 साल में जो कुछ भी उन्होंने किया उसका एक श्वेत पत्र जारी करना होगा और श्वेत पत्र जारी करके उनके काले चिट्ठे को खोलना होगा, क्योंकि सुशासन बाबू और क्लीन छवि के नाम पर जिस तरह से उन्होंने सरकारी पैसे का, आम लोगों के पैसे का दुरुपयोग करके अपनी छवि चमकाई है, वो अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। जब उनके साथी ही उन्हें इस बात के लिए कोट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने अगर कुछ नहीं किया, तभी वो लालू प्रसाद और कांग्रेस के शासन को तुलनात्मक लेकर के सामने आ रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है और नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किए हैं, तो विकास उन्हें दिखाना चाहिए था। अब इन सब बातों को लेकर के लगातार शक्ति सिंह गोहिल पटना में आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। बात रखने के साथ उन्होंने अपने संगठन के मजबूती की बात की। अखिलेश सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है, आपको पता है अखिलेश सिंह एक अच्छे रसूख वाले कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, एमपी भी हैं राज्यसभा से, और कहा जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनकी बड़ी नजदीकियां हैं। उनकी बातों को आप दरकिनार भी नहीं कर सकते। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, भीतरखाने में ये 4 दल मिल करके और कौन से लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर फैसला करेंगे। और इसके साथ ही एक फैसला और होगा कि एक चार्ट तो जरूर बन जाएगा कि कितनी सीटें किसको मिलेगी महागठबंधन में और कौन कहां कहां से सीट लेगा, किस जगह पर किस विधानसभा से कौन से दल के हिस्से में जाएगा। इन सब बातों पर भी चर्चा होगी और ये चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। पहले दौर की चर्चा है और इस चर्चा में हर दल अपने अपने सीट, अपना हिस्सा और सम्मानजनक समझौता की बात लेकर के आपस में मंत्रणा करेंगे और ये मंत्रणा बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाली है, जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकती है। शक्ति सिंह गोहिल भले ही इनकार करें, पर उनके पटना में लगातार कैंप करने का उद्देश्य और मतलब यही है। पहले राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से डिजिटल और वर्चुअल रैली करके बात करना, और दूसरा शक्ति सिंह गोहिल जो कि बिहार के प्रभारी हैं और इसके साथ साथ अन्य प्रभारियों का भी आना और लगातार गहन मंथन करना, इस बात का द्योतक है कि आने वाले चुनाव में मजबूती से महागठबंधन नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को कड़ा टक्कर देने वाली है। अगर सीट शेयरिंग का समझौते का ऐलान नहीं भी हुआ तो इतना मान के चलिए कि सीट शेयरिंग और विधानसभा में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर मंथन का दौर जारी है। बहुत जल्दी आपको ऐलान भी देखने को मिल सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का जो बवंडर है, उस बवंडर में से जो निकाल करके छान करके जो खबरें हम आपके पास लाते हैं, वो भारत लाइव के पास ही है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। ये प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहना चाहिए। अब इस परिवार को आगे बढ़ाने की जरूरत है और 12-12.5 करोड़ बिहारियों में 4 लाख से ज्यादा लोग अब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस सदस्य संख्या को आगे और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी बातों से एक दूसरे का
साथ दे सकते हैं और विचारों के आदान प्रदान से ही एक मजबूत विकल्प तैयार होगा और वो विकल्प भारत लाइव के स्टैंड पर ही तैयार होने वाला है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।